मंत्रिमंडल की बैठक हुई है उससे संबंधित, और एक भारत 2047 में विकसित राष्ट्र उससे संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा दोनों विषयों पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री। धन्यवाद सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सबसे पहले तो सभी पत्रकार भाई और बहनों का स्वागत करता हूं। आज मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है उसमें 15 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें 14 एजेंडे मंजूर हुए हैं। सबसे पहला जो एजेंडा था वो मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी 2026 और टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी गई है। ये नीतियां पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की टिप्पणियों और अलग अलग स्टेक होल्डर से मिले फीडबैक पर विचार करने के बाद बनाई गई है। माननीय कोर्ट ने पिछली ट्रांसफ़र व्यवस्था के तहत उम्र को दिए जाने वाले वेटेज और कपल मामलों में कम मेरिट पॉइंट्स जैसे मुद्दों पर चिंता जताई थी। इसी के अनुसार स्टेक होल्डर्स के फीडबैक को शामिल करते हुए इन चिंताओं को दूर करने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क की पूरी तरह से समीक्षा की गई है। नई नीतियों के तहत ट्रांसफ़र के लिए कर्मचारियों की रैंकिंग एक नए 120 पॉइंट वाले कंपोजिट स्कोरिंग फ्रेमवर्क से तय की जाएगी। उम्र को दिए जाने वाले वेटेज को 75% से घटाकर 25% कर दिया है। प्रोफेशनल अनुभव और सर्विस की निरंतरता को मान्यता देने के लिए कैडर में अनुभव का एक नया पैरामीटर जोड़ा गया है, जिसका वेटेज 25% है। इसके अलावा स्पेशल फैक्टर्स जो खास परिस्थितियों में के लिए वेटेज को 25% से बढ़ा करके 50% किया गया है। साथ ही गंभीर बीमारियों की लिस्ट में मुस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बेसेट रोग और खास अंग प्रत्यारोपण जैसे पैनक्रियाज, बोन मैरो ट्रांसप्लांट को भी इसमें शामिल किया गया है। नीतियों में एक जरूरी प्रावधान भी जोड़ा गया है, जिसके तहत रिटायरमेंट से 1 साल पहले किसी भी कर्मचारी या शिक्षक का ट्रांसफ़र उनकी लिखित सहमति के बिना नहीं किया जाएगा। कपल केस कैटेगरी के तहत मिलने वाले मेरिट पॉइंट्स को 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने मानव संसाधन विभाग को MOTP 2026 के तहत पहली ऑनलाइन ट्रांसफ़र प्रक्रिया के लिए जरूरी निर्देश जारी करने की मंजूरी दी गई है। ये निर्देश खास तौर पर नेशनल कैटेगरी और उन कैडर के लिए होंगे जहां करंट ड्यूटी चार्ज की व्यवस्था लागू है। नई नीति निष्पक्ष, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी पर आधारित ट्रांसफ़र सिस्टम के प्रति
राज्य सरकार की ये प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साथ ही प्रशासनिक दक्षता और कर्मचारियों के कल्याण को भी ये सुनिश्चित करती है। इसी प्रकार हमने जो दूसरा विषय था, दयालु स्कीम्स के तहत सरकार ने अंत्योदय की भावना के साथ कार्य करते हुए 1,80,000 रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को परिवार के सदस्य की मृत्यु अथवा दिव्यांगता की स्थिति में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु वन के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। आमजन की सुविधा और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने दयालु वन योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है, जिससे पात्र परिवारों को सहायता प्राप्त करने में और अधिक आसानी होगी। पहले योजना के तहत क्लेम प्रस्तुत करने की समय सीमा 3 महीने थी, जिसे बढ़ा करके 6 महीने कर दिया है, ताकि किसी भी जरूरतमंद परिवार को केवल तकनीकी कारणों से सहायता से वंचित न रहना पड़े। साथ ही आज तक दायर क्लेमों के लिए छूट की अवधि को भी 3 महीने से बढ़ाकर मृत्यु अर्थात दिव्यांगता की तिथि से 6 महीने तक किया गया है। पात्र लाभार्थियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से क्लेमों के निपटान संबंधी प्रावधानों को सरल बनाया गया है। 6 महीने से अधिक 7 महीने तक देरी के लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया गया है और इसी प्रकार 7 महीने से अधिक और 9 महीने तक देरी के लिए वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है और इसी कड़ी में 9 महीने से अधिक 12 महीने तक की देरी के लिए मामला वित्त मंत्री के पास आएगा, क्योंकि पहले 3 महीने था, इसको 6 महीने किया। 6 महीने के बाद भी इसको फेसिस के अंदर 1 साल तक उसको परमिशन लेकर के अप्लाई कर सकता है। और इसी कड़ी में हमने ई बसेस और ट्रक्स बैठक में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की सहायता योजना के तहत राज्य के एनसीआर जिलों में BS4 या उससे पुराने मानकों वाले पुराने ट्रकों और बसों को बदलने पर मोटर वाहन कर में छूट के प्रस्ताव को भी आज मंजूरी दी है। नए BS6 या उससे कड़े मानकों वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल CNG ट्रकों व बसों की खरीद पर पात्र लाभार्थियों को 100% मोटर वाहन कर में छूट दी जाएगी, ये निर्णय किया गया है। इसके अलावा इन्हीं मानकों वाले पुराने इस्तेमाल किए हुए EV CNG ट्रकों व बसों की खरीद पर भी पात्र लाभार्थियों को मोटर वाहन कर में 50% तक की छूट दी जाएगी। दोनों ही मामलों में मोटर वाहन कर में छूट 10 साल की अवधि के लिए मान्य होगी। साथ ही योजना के तहत यहाँ खरीदे गए नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ की जाएगी। एक हॉर्टिकल्चर विभाग की जो मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के बागवानी क्षेत्र में महत्वपूर्ण और दूरगामी सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हरियाणा बागवानी नर्सरी
नियम 2026 को भी मंजूरी दी है। इन नियमों के माध्यम से नर्सरी लाइसेंस जारी करने, रिन्यूअल तथा नई श्रेणी जोड़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह व्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया है। साथ ही नर्सरियों के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं तथा रिकॉर्ड प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था लागू की गई है। अब नर्सरियों द्वारा बेची जाने वाली पौध सामग्री की QR कोड आधारित ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे पौधों की गुणवत्ता, स्रोत और प्रमाणिकता की जानकारी आसानी से प्राप्त होगी। और इसी प्रकार हरियाणा म्युनिसिपल ऑर्डिनेंस मंत्रिमंडल ने हरियाणा नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2026 और हरियाणा नगर निगम संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी है। अब स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानों को नगरपालिका, नगर निगम के से अलग से व्यापार लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसका रेगुलेशन खाद्य एवं औषधि प्रशासन हरियाणा द्वारा किया जा रहा है। इस फैसले से दोहरे लाइसेंस, ड्यूअल लाइसेंसिंग की व्यवस्था समाप्त होगी और नियमों की अनुपालना अधिक सरल व सुगम बनेगी। इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने वाटर प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को अपनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे हरियाणा में जल प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कानूनों को अधिक प्रभावी, आधुनिक और व्यवहारिक बनाया जाएगा। इस संशोधन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और भरोसे पर आधारित सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संशोधित कानून में छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। संशोधित अधिनियम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया को भी अधिक सरल और पारदर्शी बनाता है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद हरियाणा विधानसभा में इस अधिनियम को अपनाने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा, जिसके पश्चात इसके प्रावधान राज्य में लागू हो सकेंगे। और इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने हरियाणा ग्राम श्यामलात भूमि विनियमन अध्यादेश 2026 को भी मंजूरी प्रदान की है। मौजूदा प्रावधानों के तहत निदेशक विकास और पंचायत विभाग हरियाणा के पास उन योग्य आवेदकों को श्यामलात दे बेचने को की मंजूरी देने का अधिकार है, जिन्होंने 31 मार्च 2004 या उससे पहले ऐसी जमीन पर अपने घर बनाए थे। अभी बड़ी संख्या में आवेदन अलग अलग स्तरों पर लंबित और मंजूरी अपेक्षित हैं। ऐसे मामलों के निपटारे की प्रक्रिया में तेजी लाने और योग्य आवेदकों को समय पर राहत देने के लिए मामलों की स्वीकृति देने का अधिकार संबंधित जिला उपायुक्त को दिया गया है। और इसी प्रकार बैठक में हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम 2012 में संशोधन करने के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी गई है। कुछ समय से महिला आयोग के पास आने वाली शिकायतों और अभ्यवेदनों में वृद्धि हुई है और
आयोग का कार्यभार बड़ा है। आयोग की संस्थागत क्षमता को मजबूत करने और शिकायतों के त्वरित निपटारे के उद्देश्य से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। संशोधन के तहत हरियाणा राज्य महिला आयोग में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 7 किया गया है। और इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने यमुनानगर और जगाधरी क्षेत्र की उन कॉलोनियों से जुड़े लंबित मामलों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें 1996 में भवनों का नियमितीकरण किया गया था। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक को यमुनानगर निगम में एक विशेष समिति गठित करने के निर्देश जारी करने की मंजूरी दी गई है। समिति की अध्यक्षता नगर निगम आयुक्त करेंगे। समिति उन कॉलोनियों की पहचान करेगी जहां 26 सितंबर 2013 से पहले भवनों का नियमितीकरण किया गया था और जिन्हें सरकारी अधिसूचना या आदेश के माध्यम से मान्यता दी गई थी। विशेष रूप से उन कॉलोनियों को चिन्हित किया जाएगा जिनके खसरा नंबर और स्वीकृत लेआउट प्लान उपलब्ध नहीं है। समिति इन कॉलोनियों के लिए प्रस्ताव तैयार कर उनकी बाहरी सीमाएं निर्धारित करेगी। इस पहल से प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को एनडीसी पोर्टल से जोड़ने में सुविधा होगी तथा क्षेत्र के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। मंत्रिमंडल ने डेवलपमेंट चार्ज से संबंधित प्रावधानों को भी मंजूरी प्रदान की है। जिन संपत्ति मालिकों ने 1996 की अधिसूचना तिथि तथा भवन बना लिए थे लेकिन डेवलपमेंट चार्ज जमा नहीं किया था, उन्हें उस समय लागू दरों के अनुसार शुल्क जमा कराना होगा। जिन संपत्ति मालिकों ने पहले ही डेवलपमेंट चार्ज का भुगतान कर दिया है, उन्हें पोर्टल पर शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। और इसी प्रकार आज विधायक दल की बैठक और हमारे जो चुनाव प्रत्याशी लड़े हुए एक महत्वपूर्ण आज विषय पर अपनी मैं बात भी रखना चाहूँगा। इस पर आज हमने सभी विधायकों के साथ बैठक की है। यह बैठक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को धरातल पर उतारने का रोड मैप तैयार करने के बारे में की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प के अनुरूप हमारा लक्ष्य समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हरियाणा का निर्माण करना है। आज हमने इसी दिशा में विकसित हरियाणा 2047 चिंतन का शुभारंभ किया है। हमने मेरी विकसित विधानसभा इसका थीम रखा है। अब विकसित हरियाणा की शुरुआत हर विधानसभा क्षेत्र से होगी। मैं आपसे आज की बैठक के जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है मैं साझा करना चाहूँगा। इस बैठक में हरियाणा के अगले 20 वर्षों की विकास यात्रा का रोड मैप तैयार करने की शुरुआत की गई है। हर विधानसभा क्षेत्र विकास की एक महत्वपूर्ण स्थानीय इकाई है। हमने तय किया है कि हर विधायक अपने अपने क्षेत्र का विजन चैंपियन बनेगा। वह अपने क्षेत्र की समस्याओं, संभावनाओं और विकास की प्राथमिकताओं को स्वयं चिन्हित करेगा।
आज हमने हरियाणा के लिए कुछ बड़े और स्पष्ट लक्ष्य तय किए हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन से अधिक तक पहुंचाना, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय को 40 लाख रुपए से अधिक तक ले जाना, महिला श्रम बल भागीदारी को 45% से अधिक करना, महिला साक्षरता को 100% तक पहुंचाना, हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना। हमने तय किया है कि हर विधानसभा क्षेत्र अपनी अलग पहचान, चुनौतियां और संभावनाओं के साथ आगे बढ़ेगा। इसके लिए हम मेरी विकसित विधानसभा अभियान शुरू कर रहे हैं। इसके तहत हर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास विजन, लक्ष्य और कार्य योजना तैयार करेगा। इसके लिए आगामी जुलाई व अगस्त माह के दौरान सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जनता से सीधा संवाद करेंगे। इस संवाद में गांव, वार्डों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, उद्योगों, स्वयं सहायता समूहों और सामाजिक संगठनों से सुझाव लिए जाएंगे। इस तरह विकसित हरियाणा का रोड मैप जन भागीदारी के आधार पर तैयार होगा। इनमें 3 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहेगा: शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जल पर्यावरण व जलवायु अनुकूलता। शिक्षा और कौशल, हमारा लक्ष्य है हर बेटी को शिक्षित, हर युवा को कुशल और हर हाथ को रोजगार देना है। महिला साक्षरता को 100% तक पहुंचाना है। रोजगार क्षमता को 95% तक ले जाना है। ITI, पॉलिटेक्निकल और कॉलेजों को उद्योग से जोड़ना है। स्वास्थ्य और पोषण, हमारा लक्ष्य है हर परिवार को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। मातृत्व मृत्यु दर को 10 से कम कर शिशु मृत्यु दर को 5 से कम करना हमारा लक्ष्य है। 100% टीकाकरण और संस्थागत प्रवास सुनिश्चित किया जाएगा। जल, स्वच्छता और पर्यावरण, हर घर तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाया जाएगा। इसी कड़ी में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 70% से अधिक की जाएगी। यह पहल किसी एक सरकार या एक कार्यकाल के लिए नहीं है। पहले की सरकारें चुनाव तक सोचती थी, परंतु हमारी सरकार 2047 तक सोच रही है, क्योंकि हम देखते हैं जो भी सरकारें विपक्ष की रही हैं उनका एजेंडा होता था घोषणा पत्र 5 साल के लिए जारी करते थे, 2-4 पूरे कर दिए, बाकी के छोड़ दिए। अगली बार में उनके ऊपर कुछ और डेंटिंग पेंटिंग करके बड़े स्तर पर फिर जारी कर दिया, फिर लोगों से वोट बटोर लिया। इस प्रकार का धंधा, इस प्रकार का सिस्टम ये विपक्ष का था, परंतु हमारी सरकार का 2047 तक सोच रही है, स्पष्ट विजन है कि यह 2047 तक हरियाणा के भविष्य की कार्य योजना हमने खड़ी की है। हर विभाग के लिए हमने वर्षवार लक्ष्य तय किए हैं। वो होंगे, हर तिमाही प्रगति की समीक्षा होगी, डैशबोर्ड आधारित मॉनिटरिंग की जाएगी, जवाबदेही तय होगी और परिणाम जनता के सामने होंगे। हर विधानसभा की प्रगति की व्यक्तिगत समीक्षा में मैं स्वयं करूंगा। इस दौरान हर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के साथ उनके समाधान
पर आधारित कार्य योजना तैयार करेगा। हमारा फोकस केवल फाइलों पर नहीं बल्कि लोगों के जीवन में बदलाव पर है। साथियों, हम हर 6 महीने में समीक्षा करेंगे कि योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि विकसित हरियाणा विकसित भारत की प्राण शक्ति बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकसित भारत का जो मंत्र दिया है, हरियाणा उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जैसा कि आपने सुना, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में हुए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई विकसित हरियाणा 2047। तो मेरा आग्रह रहेगा कि विषय पे कोई सवाल है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आप पूछ सकते हैं। जो ईवी पॉलिसी आपने बताई है कमर्शियल के लेकर के, इसमें कमर्शियल गाड़ियों तक ही सीमित है या ट्रक और बसेस, ट्रक और बसेस। ये विकसित हरियाणा डॉक्यूमेंट जो जारी हो चुका है उसके साथ कुछ कंपाइलेशन होगा ये विकसित विधानसभा अभियान का? बिल्कुल होगा। उनके हमने सुझाव आज बैठक लिया, उनके सामने एजेंडा हमने रखा है विधायकों के सामने कि आप अपने अपने विधानसभा के ऐसे कामों को चिन्हित करें जिनको हम नीचे से विधानसभा के उन कामों को इस एजेंडे में सम्मिलित कर सकें, ताकि जो हमारा विकसित हरियाणा का संकल्प है वो हमारी विकसित विधानसभा जब होगी तो विकसित हरियाणा होगा। विकसित हरियाणा अपनी प्रमुख भूमिका विकसित भारत में देगा। सीएम साहब, ये विकसित हरियाणा को लेके जो बनाया गया, ये कितने टाइम पे आप समीक्षा किया करेंगे, कब उनकी रिपोर्ट आया करेगी इसके? मैंने कहा है कि तिमाही और 6 माही। एक पर्यावरण को लेकर आपकी देश में पहले ही राज्य है हरियाणा, पर्यावरण को लेकर वृक्षों को पेंशन भी देता है, तो इसको भी सर क्या आगे विस्तार दिया जाएगा और इसके कैसे रिजल्ट आ रहे हैं? बिल्कुल, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं कि ये पहला हरियाणा के अंदर हमारे ऐसे पुराने आयु के वृक्ष जो 70 साल पुराने हो गए हैं उनको पेंशन का प्रावधान किया है। ऐसे लगभग 4000 के करीब में हरियाणा में ऐसे पेड़ हैं और भी चिन्हित किए जा रहे हैं और उनको हम ये पेंशन का प्रावधान उसमें किया है, उसको हम पेंशन दे रहे हैं। सर, लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में आग लगी है सर, काफी बच्चों को भाई कैबिनेट का विषय है, विकसित हरियाणा का विषय, आप कहाँ जा रहे हो लखनऊ? सवाल तो रेलिवेंट पूछ लो। सीएम सर, तो ये ट्रांसफर पॉलिसी का आपने बताया ये अभी से लागू हो जाएगी या अगले सेशन से लागू? ये शैक्षणिक सत्र से लागू होगी और जो टीचर्स की ड्यूटी सेंसस में भी लगी हुई है, एसआईआर में ड्यूटी लगी हुई है। क्या जो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है सर वो इस सेशन से होगा या अगले सेशन से? नहीं, देखिए मैंने कहा है ना कि ये पॉलिसी हमने पीछे जारी की थी, लगभग 8000 टीचरों की हमने ट्रांसफर भी इसके माध्यम से किया था, परंतु कुछ ये कोर्ट के अंदर इसके लेकर के चले गए तो माननीय कोर्ट ने इसको पूरा देखा है, कुछ उसके ऊपर अपनी टिप्पणी भी दी है। हमने माननीय कोर्ट की उस टिप्पणी को स्वीकार करते हुए इसके अंदर शामिल किया है और आज उसको अंतिम मंजूरी दी है। जल्दी ही ये क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, उस छुट्टियों के बाद टीचर्स अपने अपने स्थान के ऊपर जा सकें और उनकी सोच के अनुसार ये ट्रांसफर पॉलिसी है और उनको दिक्कत ना हो तो इसको जल्दी ही हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। सर, जो पेड़ लगाया जाता है, बड़ा महोत्सव कराया जाता है, तो पेड़ हर साल पूरे प्रदेश में लगाए जाते हैं, लेकिन बाद में ये कई पेड़ हैं बच नहीं पाते, जो लगाए जाते हैं कई लाख पेड़ में कुछ हजार ही बच पाते हैं, तो वो सारे पेड़ बचे हैं और वो बड़े, उसके लिए सरकार ने कोई योजना बनाई? हालांकि उसके लिए हमने वो बड़ी योजना बनाई है कि हम लगभग काफ़ी पौधे तो हम ट्री गार्ड से ही लगाएंगे और अब पहले भी हमने उसको जियो फेंसिंग के साथ उसको जोड़ा है ताकि उसकी पौधे की जो ग्रोथ होती है उसके बारे में भी हमें पता चलता रहे और उसको लेकर के अब भी हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम हरियाणा के अंदर पौधारोपण 1 पेड़ माँ के नाम उसको और गति से आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल है बड़ा अहम, कर्मचारी एचकेआरएम के आपसे बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हो करते कि 16 तारीख को शायद अपने पिछले किसी भाषण में आपने वादा किया था कि उससे पहले जॉब सिक्योरिटी के पत्र मिल जाएंगे, लेकिन कई विभागों ने अभी तक उनको सौंपे नहीं है, वो अधर में है
कि सरकार ने वादा पूरा तो किया लेकिन अभी पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पाई। पूरा वादा होगा, जो बात कहा नहीं बन पाए। है, जो कहा है वो वादा पूरा होगा, उसके ऊपर काम चल रहा है, जल्दी हो जाएगा। और अभी हमारे भाई ने लखनऊ के बारे में पूछा है, क्योंकि वो घटनाक्रम हुआ है, उसके ऊपर मैं दुख व्यक्त करता हूँ और जिन युवाओं ने उसमें जान गंवाई है उनके परिवार के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर वहाँ उस स्थान का विजिट किया है, जिससे देखा भी है वहाँ किन कारणों से वहाँ ये आगजनी हुई है, क्योंकि आजकल गर्मी का इतना ज़्यादा मौसम है, गर्मी के कारण कहीं स्पार्किंग कहीं कुछ और उसके कारण से आग लग जाती है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।